यासीन भटकल को पटना से दिल्ली लाया जा चुका है। भटकल फिलहाल 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर है। दिल्ली लाने के बाद एनआईए उससे पूछताछ करेगी, लेकिन इससे पहले मोतिहारी से पटना लाने के बाद जांच एजेंसियों ने उससे पूछताछ की कोशिश की। सूत्रों का यह कहना है कि हालांकि शुरू में हुए जो हर सवाल थे उसका जवाब वो टालता चला गया। यासीन गुरुवार पूरी रात बिहार मिलिट्री पुलिस के कैंप नंबर 5 में रहा और हर सवाल के जवाब में वो पूछताछ कर रहे अधिकारियों से ये कहता रहा कि अगर वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है तो कोई बड़ा अधिकारी ही उससे पूछताछ करे। सूत्रों के मुताबिक कई बार जब जांच एजेंसियों ने पूछताछ में सख्ती बरती तो यासीन ने उनसे कहा कि आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। वैसे भी यहाँ समाज में समानता नहीं है। अगर आपको कुछ जानना ही है तो किसी बड़े अधिकारी को मेरे सामने बुलाइए। सुबह 11 बजे एनआईए के मुखिया यहाँ पहुंचे और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक महज चंद घंटों की पूछताछ में यासीन भटकल ने कई राज उगले। उसे अपने आकाओं के बारे में उसने जानकारी भी दी, अपने अड्डे के बारे में उसने जानकारी दी और बताया कि उसने कौन कौन से गुनाह किए हैं। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान में वो आखिर कहाँ रहता था। साथ ही ये भी बताया गया कि आखिर आईएसआई कैसे उसकी और उसके भाई की सुरक्षा करती थी। तो भटकल फिलहाल 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर है। दिल्ली लाने के बाद एनआईए अब उससे पूछताछ करेगी, लेकिन इससे पहले मोतिहारी से पटना लाने के बाद जांच एजेंसियों ने जब उससे पूछताछ की कोशिश की तो वो हर सवाल के जवाब में ये कहता रहा कि अगर वो सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान का तो फिर कोई बड़ा अधिकारी ही उसके सामने आए और उससे पूछताछ करे। उसके बाद जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक कई बार जब जांच एजेंसियों ने पूछताछ में सख्ती बरती तो यासीन ने कहा कि आप इतना आक्रामक क्यों हो रहे हैं, देखिए आगे आगे आखिर क्या होता है। वैसे भी यहाँ समाज में समानता नहीं है। अगर आपको कुछ जानना है तो बुलाइए किसी बड़े अधिकारी को। सुबह 11 बजे एनआईए के मुखिया वहां पहुंचे और फिर उसके बाद पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और उसके बाद महज चंद घंटों में ही यासीन भटकल ने कई बड़े अहम राज उगले। उसने तमाम जो जानकारी है वो दी अपने आकाओं के बारे में, कहाँ वो रहता था। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी निशात शमसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशात, फिलहाल आप तक क्या जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें कई अहम खुलासे सामने आए हैं। कई शरारत धमाकों में अपनी संलिप्तता की बात यासीन भटकल ने कबूल भी की है और साथ ही उसने इस बात को भी कबूला है कि कैसे इंडियन मुजाहिदीन का ये पूरा ऑपरेशन है वो चलता है। इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर कराची के किस इलाके में और रियाज और इकबाल भटकल जो उसके भाई हैं वो कहाँ रहते हैं। देखिए, पूछताछ में उसने कई और अहम खुलासे भी किए कि 26/11 आतंकी हमले के बाद उस पर 2009 में नेपाल के रास्ते पाकिस्तान बुलाया गया। कई बड़े अफसर जो है उन्होंने इससे मुलाकात की और भारत को कई सारे प्रोजेक्ट्स उसे दिए गए थे और वो लगातार उसी को लेकर काम कर रहा था। और उसी दरमियान जो इसी साल हैदराबाद में जो धमाके हुए थे वो भी उसी का हिस्सा था। लेकिन एक बात जो चौंका रही है वो ये कि बार बार पूछे जाने के बाद भी बोधगया ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी यासीन भटकल फिलहाल देने को तैयार नहीं है। या यूं कहें कि उसने उस धमाके से अपनी संलिप्तता से साफ इनकार किया है। उसने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि कहीं भी बोधगया ब्लास्ट में उनकी संलिप्तता है। तो अब उसे दिल्ली ले आया गया है जहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन के इस बड़े आतंकी से पूछताछ की जाएगी, उससे कई सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि खुद इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है एनआईए की जो चीफ है उनको दिया गया है, वो इस मामले की जो पूछताछ की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर है। और सुबह भी जो पूछताछ की गई थी उन्होंने जब खुद 2 घंटे करीब उससे पूछताछ की तो उसने ये तमाम बातें सामने रखी है। देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में जानना कि जो दूसरे अधिकारी हैं बार बार यासीन पूछताछ करना चाहते हैं वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जब अधिकारी उससे थोड़ा सा रूड होकर बात करते हैं, कड़े अंदाज में बात करते हैं, वो बेहद अलग तरीके से उन्हें इस बात की हिदायत देता है कि अग्रेसिव होकर पूछताछ करने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, आगे बहुत कुछ होना है। अगर उन्हें तमाम जानकारी चाहिए तो उन्हें भी ध्यान रखना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली ये पूरी तरह से तमाम अधिकारियों को हैंडल करना चाहता है, उन्हें भी अपनी बातों पर दरगुना चाहता है। ईमानी बिल्कुल निशात, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरह से उसने तमाम ये बात कही कि अगर वो हिंदुस्तान का इतना ही बड़ा दुश्मन है तो आखिर कोई बड़ा अधिकारी क्यों नहीं आता है और उससे पूछताछ करता है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटियाला हाउस कोर्ट से ही, जहां पर आज यासीन भटकल को पेश किया जाएगा। नीरज, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी देर में ये पेशी होने वाली है?
देखिए ईमानी, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यासीन भटकल को लेकर एनआईए की टीम उतर चुकी है। इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा जो आमतौर पर अदालत में पेशी से पहले जरूरी होता है, और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में यासीन भटकल को लाया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें 1 घंटा भी लग सकता है या उससे थोड़ा ज्यादा वक्त भी लग सकता है, लेकिन इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट के 3 अलग अलग गेट हैं, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। जितना भी मीडिया यहां पर मौजूद है उसे कोर्ट परिसर से बाहर रखा गया है। यासीन भटकल के लिए यहां पर एनआईए की जो एक स्पेशल कोर्ट है वहां पर यासीन भटकल की पेशी होनी है। हालांकि मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि यासीन भटकल दिल्ली के 2 बड़े ब्लास्ट में 2008 में एक सिलसिलेवार बम धमाके दिल्ली शहर में हुए थे उनके लिए, जिसमें 30 लोग मारे गए थे, और इसके अलावा 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट जो इस पटियाला कोर्ट से कुछ ही दूरी पर है, वहां दिल्ली हाई कोर्ट पर धमाका हुआ था जिसमें 12 लोग मारे गए थे। इन 2 अलग अलग मामलों में यासीन भटकल आरोपी है। 2008 का मामला स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का है, लेकिन फिलहाल एनआईए उसे स्पेशल कोर्ट में पेश करेंगी और वहां पर एनआईए के अधिकारी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की एक पुलिस रिमांड लेकर यासीन भटकल से तफसीली पूछताछ की जा सके, क्योंकि पिछले 24 घंटे की पूछताछ के दौरान जैसा रवैया यासीन भटकल ने दिखाया है उससे एनआईए के अधिकारी ये अंदाजा लगा चुके हैं कि उसे उसकी जुबान खुलवाना या फिर उससे पूछताछ करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। एक तरह का एक माइंड गेम वो जांच एजेंसियों के साथ उसने शुरू किया है, एक दिमागी खेल शुरू किया है, जिसमें जैसा निशात बता रहे थे कि उसने मोतिहारी में पूछताछ के दौरान जिस तरीके से बात की कि आप अपने किसी बड़े आदमी को लाइए, मैं अगर सबसे बड़ा दुश्मन हूं तो आपका भी बड़ा अधिकारी मुझसे पूछताछ करना चाहिए, तो साफ जाहिर होता है कि उसकी ट्रेनिंग एक बड़े लेवल की ट्रेनिंग हुई है, जिसमें एक जांच एजेंसियों के साथ पकड़े जाने के बाद जिस तरह का माइंड गेम वो खेल रहा है। तो ये इन्हीं तमाम वजहों से एनआईए के सूत्रों का कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा दिनों की पुलिस रिमांड यासीन भटकल की लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड जो है वो यासीन भटकल की लेना चाहेंगे। साथ ही साथ नीरज, अगर हम बात करें पहले अगर देखें तो टुंडा, और अब जिस तरह से हम यासीन भटकल को अगर यहाँ देखें, जिस तरह से नेपाल बॉर्डर पर ही दोनों को गिरफ्तार किया गया, क्या इस तरह से इसको देखा जाए कि आतंकियों को एक बड़ा गढ़ यहाँ बन चुका है या धीरे धीरे यह अड्डा बनता जा रहा है? देखिए, नेपाल बॉर्डर जो है वो एक पोरस बॉर्डर है, वो खुला बॉर्डर है। वहां पर भारत से नेपाल की सरहद में जाने के लिए या वहां से आने के लिए किसी तरह का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। तो वो एक हमेशा से न सिर्फ आतंकवादियों के लिए बल्कि स्मगलिंग के लिए, नकली नोटों की स्मगलिंग हो या फिर दूसरे तरह की स्मगलिंग हो, चोर, तमाम जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए वो एक बड़ा जरिया है वो बॉर्डर। लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों से खासतौर पर जांच एजेंसियों ने उस बॉर्डर पर अपना एक फोकस तय किया था। आपको याद होगा कि पिछले कुछ धमाकों के दौरान जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी पकड़े गए, उसमें बहुत से लोग बिहार के अलग अलग इलाकों से पकड़े गए थे। बाकायदा जांच में एक दरभंगा मॉड्यूल, एक शब्द का इस्तेमाल होने लगा था, जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति भी जताई थी। तो ये तमाम बिहार सुरक्षा एजेंसियों ने जो एक फोकस इंडो नेपालीस बॉर्डर पर किया, उसके बाद ये तमाम रिजल्ट सामने आए। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ही भटकल को यहाँ पे पुलिस लेके पहुंची है। जो एनआईए की टीम थी वो लेके यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है और यहाँ से इसको बाहर निकाला गया है। अभी फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि ये भटकल को आखिरकार कहाँ ले जाया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जो सूत्र बताते हैं कि अभी इससे पूछताछ होगी, लिहाजा एनआईए इसे अपने हेडक्वार्टर्स ले जाएगी। हेडक्वार्टर ले जाने के बाद इससे एक लंबी पूछताछ होगी, उसके बाद ही इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने से पहले इसका मेडिकल भी कराया जाएगा। लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है उसमें यह है कि एनआईए के दफ्तर इसको फिलहाल ले जाया जाएगा। वहां पर एक लंबी पूछताछ इससे हो सकती है, जिसमें तमाम जो धमाकों का इस पे आरोप है, तमाम धमाकों में जो इन्वॉल्व रहा है, उससे और कितनी जानकारियां एनआईए इकट्ठा कर पाती है, या फिर खास करके जो बोधगया में धमाके हुए थे उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ये तमाम ऐसे पहलू है जिस पे एनआईए सभी पूछताछ करनी है। लिहाजा इसे अपने हेडक्वार्टर ले जाकर ही अब एनआईए वहां जो पूछताछ की जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, आप बने रहिए ब्रजेश हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि माइंड गेम किस तरह से वो खेल रहा है, और इससे पता चलता है कि आखिर किस तरह की ट्रेनिंग जो है, क्या लेवल उसका रहा होगा। कई खुलासे वो कर चुका है। क्या अब आगे भी उम्मीद की जाए कुछ और ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ और ऐसे, अगर हम यहाँ बात करें आतंकी हमले जो हैं उनके खुलासे होने की उम्मीद है?
देखिए, जाहिर तौर पर पहली बात तो ये कि यासीन भटकल जो है वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और उसकी जांच के नजरिए से इंफॉर्मेशन का खजाना है। उसके पास पाकिस्तान में किन आकाओं के संपर्क में वो रहता था, आईएसआई के कौन अधिकारी भारत के खिलाफ अगर साजिश करते थे तो वो लोग कौन थे, फंडिंग कहां से होती थी, स्लीपर सेल रिक्रूटमेंट कैसे होता था, भारत में तैनाती के लिए कि पैसा कहां से आता था, ये तमाम चीजें यासीन भटकल को मालूम है। वो कोई इंडियन मुजाहिदीन का कोई नंबर 2 या नंबर 3 का कमांडर नहीं है, वो भारत का पूरा कारोबार इंडियन मुजाहिदीन का देखता था। तो इस नजरिए से जांच एजेंसियों के लिए वो बहुत ही एक अहम आतंकवादी है। इसके अलावा 15 दिन पहले अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी हुई है। टुंडा ने अपनी पूछताछ में ये तक दावा किया है कि वो जकीरुर रहमान लखवी के संपर्क में था लश्कर तैयबा के। तो ये तमाम अगर अब्दुल करीम टुंडा से हुई पूछताछ और उसके बाद यासीन भटकल से जो पूछताछ होगी, उन जानकारियों के सिरे जांच एजेंसियां जब जोड़ेंगी तो जाहिर तौर पर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आतंकवाद की कई घटनाओं के नए खुलासे सामने आएंगे। जी बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें इस खबर से हम बता दें, इस पूरी खबर को विस्तार से, कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल की हम यहां पर बात कर रहे हैं। यासीन भटकल को पटना से दिल्ली लाया जा चुका है। भटकल फिलहाल 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर है। दिल्ली लाने के बाद एनआईए उससे पूछताछ करेगी, लेकिन इससे पहले मोतिहारी से पटना लाने के बाद जांच एजेंसियों ने जब उससे पूछताछ की कोशिश की तो जिस तरह से जो लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि हर सवाल का जवाब वो टालता चला गया। यासीन गुरुवार पूरी रात बिहार मिलिट्री पुलिस के कैंप नंबर 5 पर ही बना रहा और हर सवाल के जवाब में वो पूछताछ कर रहे अधिकारियों से ये कहता रहा कि अगर वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है तो फिर कोई बड़ा अधिकारी ही उससे पूछताछ करे। सूत्रों के मुताबिक कई बार जब जांच एजेंसियों ने पूछताछ में सख्ती बरती तो यासीन ने उनसे कहा कि आप इतने आक्रामक आखिर क्यों हो रहे हैं, अभी तो आगे देखिए आखिर क्या होता है। वैसे भी यहाँ समाज में समानता नहीं है, अगर आपको कुछ जानना ही है तो किसी बड़े अधिकारी को बुलाइए। सुबह 11 बजे एनआईए के मुखिया पहुंचे और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक महज चंद घंटों की पूछताछ में यासीन भटकल ने कई राज उगले। उसने ये भी जानकारी दी अपने आकाओं के बारे में, अपने अड्डे के बारे में उसने जानकारी दी। बताया उसने कि आखिर उसने कौन से गुनाह किए हैं। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो खुद पाकिस्तान में कहाँ रहता था। साथ ही उसने ये भी बताया कि आखिर आईएसआई कैसे उसकी और उसके भाई की सुरक्षा करती थी। उससे पूछा गया कि आखिर कौन है तुम्हारा आका और कहां से आतंक की फैक्ट्री चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में उसने बताया कि इंडियन मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के कराची में यूसुफ प्लाजा में है और भटकल के मुताबिक वहीं से रियाज और इकबाल अपना पूरा ऑपरेशन चलाते हैं। सूत्रों की अगर माने तो भटकल ने यह भी बताया कि दोनों भाई पाकिस्तान के कराची के हाउसिंग एरिया में ही रहते हैं जहां आईएसआई उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराती है। और इतना ही नहीं, उसने पूछताछ में आईएसआई से अपने रिश्तों की बात भी कबूल की है। पूछताछ में भटकल ने खुलासा किया है कि 2007 से अब तक वो 5 बार पाकिस्तान जाकर आ चुका है। हर बार उसे आईएसआई के बड़े अधिकारियों से मिलाया गया और उन्होंने ही हर बार फंड और भारत में धमाके का ब्लूप्रिंट सौंपा। भटकल के मुताबिक 26/11 आतंकी हमले के बाद उसे आनन फानन में पाकिस्तान बुलाया गया था, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के 5 बड़े अफसरों से मुलाकात उसने की थी। उसे कहा गया था कि वो साल के हर 4 महीने में भारत के बड़े शहरों में धमाके कराए। जितना हो सके जो यूथ्स हैं, जो युवक हैं, उनको देश के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल किया जाए। बिहार का दरभंगा मॉड्यूल भी उसी का हिस्सा है।